बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं कि पीटीआई को किस तरह के ऑप्शंस वगैरह एक्सरसाइज करने चाहिए ताकि ये रियासत को झुका सके और रियासत से अपने पसंद की चीजें मनवा सके। अब ये रियासत की पॉलिसी तो आप सबके सामने हो चुकी है कि रियासत अपनी पॉलिसी वगैरह बदलने वाली नहीं है और रियासत ने फैसला कर लिया है कि उनको चोरों के साथ ही जीना मरना है। मसला ये है कि रियासत को फायदा भी नहीं चोरों के साथ है। और यहाँ पर रियासत से मुराद मेरी पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान जुडिशरी है, पाकिस्तान के वो जट्ठे हैं जो कि आपकी मीडिया के अंदर मौजूद है। ये सारे के सारे लोगों ने यही फैसला कर लिया है कि इमरान खान को आइसोलेट करना है, इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकालना है और इमरान खान को किसी भी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर दोबारा हुकूमत में नहीं आने देना। वजह यह कि इमरान खान अगर दोबारा हुकूमत में आ जाएगा तो इनका असल रसूख कम हो जाएगा और ये थोड़ा बहुत आइसोलेट हो जाएंगे। अब रियासत का तो ये मुकम्मल तौर के ऊपर फैसला है। अब इमरान खान को क्या करना चाहिए और इमरान खान की कौन सी वीकनेसेस है जिनके ऊपर मैं दोबारा से हाईलाइट करूंगा और जो कि अब इमरान खान को उसके फॉलोअर्स को भी रियलाइज हो रहा है कि ये किस तरह की जंग है। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये एक जंग है, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप रियासत से टक्कर कैसे ले रहे हैं और रियासत आपको कुचल के रख देगी। यही तो चीज होती है जो हमारे लोग होते हैं, जो एमेच्योर लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि आपने इस तरह के मामलात में खुद को पोजीशन कैसे करना होता है। आपको ये तक पता नहीं चला कि आपके खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन रिजीम चेंज प्लान हो रहा था और जीएचक्यू के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, आपको पता भी नहीं चला। उसके बाद आपने कोई काउंटर स्ट्रेटेजी वगैरह भी नहीं बनाई, उसके बाद आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज वगैरह भी नहीं किया। आपको ये भी नहीं पता चला कि 25 मई के दिन आपके ऊपर इतना मैसिव लेवल का क्रैकडाउन वगैरह किया जाएगा, ये भी आपको नहीं पता चला। आपको यह भी नहीं पता चला कि मीडिया के ऊपर किस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है। आपको यह भी नहीं पता चला कि जुडिशरी के अंदर किस तरह से अपने प्लेयर्स वगैरह प्लांट किए जा रहे हैं। सो ये वो चीजें थी जिनके ऊपर आपको नजर वगैरह रखनी चाहिए थी और आपने कोई भी काउंटर स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं बनाई थी। आपकी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, छोटी मोटी सी स्ट्रेटेजी थी। आपको हेड ऑन लेना चाहिए था और आप पैसिव अग्रेसिव स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते रहे। 2-3 बयान दे दिया फिर चुप हो गए, 2-3 बयान दे दिया फिर चुप हो गए। और आपकी पार्टी की हरकतें तो ये है कि पार्टी आधे से ज्यादा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है, वहां पर समझौते करते फिर रहे कि इमरान खान मर जाएगा तो आप मुझे प्रमोट कर दीजिएगा। फिर ये देखेंगे कि ये जो लोग सोच रहे हैं कि इनको भी कुछ मिलेगा, इनका भी हशर मौलाना फजल रहमान जैसा होगा, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, 2-3 हड्डियां मिल जाएंगी और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मौलाना फजल रहमान को ये राजी करके लाए थे कि आपको सदर बना देंगे ना, तो यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी को भी दिया हुआ है कि तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे इमरान खान के मरने के बाद, तुम्हारे लिए ये सीटें खोल देंगे। ये सारा सा ड्रामा होता है। ये रॉबर्ट क्लाइव की स्ट्रेटेजी है कि मीर जाफर को कहा था कि तुम्हें बंगाल का गवर्नर बना देंगे। जब बंगाल के गवर्नर बनाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को पैसे वगैरह नहीं दिए मीर जाफर ने, तो मीर जाफर को हटा के उसके दामाद को ले आए। फिर मीर जाफर के दामाद के साथ नहीं बने तो फिर मीर जाफर को ले आए। फिर इन दोनों से नहीं बने तो खुद डायरेक्टली बंगाल चलाने की कोशिश कर दी। इसी तरह से ये सारे के सारे लोगों को कन्विंस करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस वगैरह दिए जाते कि तुम्हें ये बना देंगे, तुम्हें वो बना देंगे। शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के अंदर चट्टे बट्टे ये सारे के सारे इसी बात के ऊपर राजी हो गए कि तुम्हें ये बना देंगे। इसी तरह से आप आर्मी के अंदर देख लीजिए, जनरल अजहर अब्बास को क्या दिया हुआ था कि तुम्हें आर्मी चीफ बना दूंगा, जनरल साहिर शमशाद को सीजीएस बना दूंगा। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की हुई थी ना। क्या हुआ अल्टीमेटली? दोनों का मुंह काला हो गया। एक का तो मुंह वैसे ही काला है, उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया, किसी काम का नहीं है, बैठा रहेगा पॉलिसी बनाता रहेगा। बुकिश आदमी है, बैठा रहो पॉलिसी बनाते रहो न्यूक्लियर के ऊपर। कौन सी ट्रूप्स है तुम्हारे पास? इसके बाद अजहर अब्बास को क्या होना, उसको जलील होकर रिजाइन देना पड़ा और शर्म से रिजाइन देना पड़ा। 3-4 महीनों के बाद ये फटेगा, 2 साल के बाद ऐसा फटेगा कि जनरल बाजवा को भी पता चल जाएगा कि उसके खिलाफ क्या क्या बयान देता है ये बंदा। इसी तरह से जनरल फेज भी फटेगा इन लोगों के ऊपर। बस 2 साल का वक्त गुजर जाने दीजिए, फिर ये इसी आर्मी के अंदर से यही सारे के सारे लोग जो जनरल बाजवा की वाह वाह करते फिर ये सब के सब जनरल बाजवा के ऊपर फटेंगे। सिर्फ 2 साल का वक्त गुजरने दीजिए। मुशर्रफ के साथ भी बड़े अच्छे वफादार लोग थे। मुशर्रफ के साथ तो ऐसा वफादार था जनरल महमूद, जिसने मार्शल लॉ लगा दी। मुशर्रफ तो जहाज में बैठा हुआ था, जनरल महमूद ने यहाँ पर 10 कोर का कमांडर था, पूरी की पूरी मार्शल लॉ लगा दी, हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मंगला कोर को धमकियां दी, कराची में जनरल उस्मानी को धमकियां दी कि जनरल मुशर्रफ को कोई चोट नहीं होनी चाहिए, जनरल मुशर्रफ इज्जत से उतरना चाहिए, जनरल मुशर्रफ को हिफाजत में रखो। ये वो धमकियां देता फिर रहा था जनरल महमूद, यहाँ से बैठकर 10 कोर का कमांडर था। इतना वफादार था जनरल महमूद। और उसी जनरल महमूद के साथ जनरल मुशर्रफ ने क्या किया? जनरल महमूद को मरवाने के ऊपर आ गया था जनरल परवेज मुशर्रफ। उसकी बीवी को धमकियां दी, उसके घर वालों को धमकियां दी। अल्टीमेटली उस बेचारे ने किताब लिखी थी इल्यूजन ऑफ विक्ट्री 1965, वो सारी की सारी किताब बैन करवा दी। जीएचक्यू ने वो सारी की सारी बुकें हटवा दी कि कोई भी ये बुक वगैरह नहीं खरीदेगा। उस बंदे को मौत की धमकियां दी। उसकी बीवी ने बाद में उसको जनरल मुशर्रफ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तब जाकर जनरल महमूद की जान छूटी थी। वरना क्या हो रहा था ये सारा का सारा तमाशा। सो ये जनरल बाजवा के खिलाफ जितने भी आर्मी के जनरल ये सब के सब फटेंगे आने वाले दिनों में, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मसला सीधा सीधा यह है कि पाकिस्तान की जो पीटीआई लीडरशिप है ना, इससे बड़ी मायूसी है। पीटीआई की लीडरशिप कह रही है कि अवाम निकले, वो जो खामोश मुजाहिदीन है मेजर अदील राज के, वो कहते हैं कि अवाम निकले, और अवाम कह रही है कि ये दोनों निकले। अवाम खामोश मुजाहिदीन से कह रहे कि तुम लोग निकलो और पीटीआई वालों को कह रहे कि तुम लोग निकलो। पीटीआई कहते हैं कि अवाम खुद निकले, हम नहीं निकल सकते, हमारे ऊपर केसेस हो जाते हैं। तो इसी तरह से डरे हुए ना, ये सब एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करते बैठे हुए हैं कि तुम निकलो तुम निकलो। इसके चक्कर में कोई भी नहीं निकल रहा। तो मैं ये सारा का सारा क्रेडिबल सोल्यूशन क्यों देता हूं हर बार इसको कि ऑर्गेनाइज करो, खुद को ऑर्गेनाइज करो,
करो, ऑर्गेनाइज करो। ये क्यों सोल्यूशन में बार बार देता हूं कि भाई ये जो आप लोगों की मिसकम्युनिकेशन है और एक दूसरे के ऊपर ताड़ के बैठे हुए कि ये निकलेगा वो निकलेगा वो निकलेगा, इससे बेहतर है कि पीटीआई की लीडरशिप इसकी कमांड ले। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देकर समझाता हूं। हम फौजियों के ऊपर ऑफिसर वगैरह क्यों रखते हैं? अगर फौजियों को अपने तौर के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो वो इफेक्टिवली लड़ ही नहीं सकते। वजह यह होती है कि उनके ऊपर ऑफिसर इसीलिए रखा जाता है कि वो उनको ऑर्गेनाइज कर सके, उनको ऑर्गेनाइज करके लड़वा सके, उनको फॉर्मेशन के अंदर मेंटेन कर सके ताकि लड़वा सके। वरना एक फौजी कहेगा कि तू निकल के लड़, दूसरा कहेगा तू निकल के लड़, तीसरा कहेगा तू निकल के लड़, और अल्टीमेटली इनमें से कोई भी निकल के नहीं लड़ेगा। लेकिन ऑफिसर होता है तो वो सबको निकालता है, सबको भगाता है, सबके पीछे भी खड़ा रहता है, सबके फ्रंट के सामने भी खड़ा रहता है और सबको ऑर्गेनाइज करके लड़वाता है। ये ऑफिसर का काम होता है। यही काम आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है कि पाकिस्तान के जो लोग होते हैं इनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे पॉलिटिकल रैलीज निकालनी है, किस तरह से रियासत की नाक में दम करके रखना है, किस तरह से रियासत को झुकाना है। ये काम आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि अवाम अपने तौर के ऊपर निकले और अपने तौर के ऊपर लड़ाई झगड़ा करे। अरे भाई ये किस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप हुई? फिर तो ये लीडरशिप वगैरह तो नहीं हुई ना। मैं पहले दिन से कह रहा था कि आपकी झगड़ा सिस्टम के साथ है। सिस्टम बहुत ताकतवर होता है, सिस्टम को ताकत से ही झुकाया जाता है। आप सिस्टम को ऐसे आराम से झुका नहीं सकते प्यार मोहब्बत से, सिस्टम को टक्कर देकर झुकाना पड़ता है। और अल्टीमेटली आपको अब रियलाइज हो रहा है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की सख्त जरूरत है और ऑर्गेनाइजेशन आपकी बन नहीं रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि आपको ऐसे कमांडर्स चाहिए होंगे जो आपके लिए काम कर सके। सिंध के अंदर कौन सी लीडरशिप है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके रिसोर्सेज क्या है। फिर यहाँ पर आपकी बलोचिस्तान के अंदर लीडरशिप कहाँ है? बलोचिस्तान तो पूरा का पूरा तैयार बैठा हुआ है पीटीआई के लिए। पीटीआई को वहां पर थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है। वो सारे के सारे लोग सरदारों से तंग बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं यहाँ पर हमें कोई क्रेडिबल लीडरशिप मिल जाए जिसको सपोर्ट करके हम पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए। लेकिन वहां पर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ही प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है पीटीआई। और बलोचिस्तान के अंदर तो गवर्नर लगाने के लिए भी बंदा नहीं मिल रहा था पीटीआई को। ये वो पीटीआई की इनइफेक्टिवनेस है जिसके ऊपर मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं। अब इमरान खान को पता चल रहा है, वो असेंबलियां तोड़ने जा रहा है ना, तो इसको पता चल रहा है कि यार आने वाले दिनों में निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान सेटअप एंटी इमरान होगा। एंटी इमरान होने की वजह से हमारे पास कौन से सपोर्ट होगी, कौन से सपोर्ट नहीं होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा होगा। यही वो सारा का सारा सिस्टम होगा जो बोझ बर्दाश्त करेगा रियासत के प्रेशर का, रियासत के अग्रेशन का। यही तो चीज मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा था। मैं तकरीबन 6 महीनों से पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये चीजें समझ में नहीं आ रहा। अब इन बच्चों को समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर बंदूक लेकर चढ़ने की बात नहीं कर रहा। मसला ये होता है कि आप अगर अपना फॉर्मेशन टाइट मेंटेन करते हैं, अपनी रेजिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सस्टेन प्रेशर रखते हैं सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम की सांस चढ़ जाती है। जीएचक्यू थक चुका है इस वक्त। जीएचक्यू के अंदर दमखमी नहीं है। पीडीएम वाले जीएचक्यू को कहते हैं कि यार तुम लड़ो, जीएचक्यू वाले कहते हैं हमारी जान छोड़ो, हमारा दमखमी नहीं है, हमारी पतलूने फट गई है, हमारी वर्दियां उतर रही है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर केसेस हो रहे हैं और ये पीडीएम को तो कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा। जीएचक्यू की तो इस तरह से सांस चढ़ गई है। इसीलिए ये बार बार अब अदालत की तरफ देख लें कि अदालत इमरान खान को रोके, अदालत इमरान खान को कुचले। ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जुडिशरी है पाकिस्तान की, अब आपका टक्कर इससे होने वाला है। इसको कैसे फेस करोगे? ये वो चीजें होती हैं जिसे आपको मेंटेन करना होता है, आपको सस्टेन प्रेशर रखना पड़ता है। जब आप जुडिशरी के ऊपर सस्टेन प्रेशर रखेंगे तो जुडिशरी की भी रैंक एंड फाइल उड़ जाएगी, जुडिशरी की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। इंडिया के अंदर जुडिशरी थी वो सारी की सारी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही थी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? 5 जजेस निकले जुडिशरी में से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सारी की सारी अपनी सीनियर जुडिशरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये सारे के सारे जजेस तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हालांकि इंडिया की जुडिशरी हाईली कॉम्प्रोमाइज रहती है, वो अपनी सियासी लीडरशिप को कभी भी चैलेंज नहीं करती। फिर भी वहां के 5 जजेस निकले। जस्टिस काइजू कौन था? जस्टिस काइजू जिसने नरेंद्र मोदी की ऐसी की तैसी कर दी थी और सरेआम बयान देता फिर रहा था इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो जस्टिस काइजू था ना वहां पर, और वो उठकर आया और उसने रगड़ा लगा दिया नरेंद्र मोदी को। यही तो चीज होती है आपको करने की। आप सस्टेन्ड पॉलिटिकल प्रेशर रखते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए आपको आवाम की सपोर्ट होती है। आवाम की सपोर्ट आपके पास है, आप उस आवाम की सपोर्ट को लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए कोई पार्टी नहीं तैयार है। यहाँ पर सारी की सारी लीडरशिप पीटीआई की घरों में छुपी बैठी है। फिर इस तरह से आप लोगों ने जंग लड़नी है। बहरहाल ये तो रोना धोना चलता रहेगा। लेकिन अब आते हैं कि जब आप लोग प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन जाएंगे तब आपने कौन सी पॉलिसीज वगैरह कैरी आउट करनी है। तब भी यही तमाशा रखना है या हाइब्रिड सिस्टम चलाना है। और ये जो फौज को मिनते तरले करते हैं, क्यों फौज को मिनते तरले करते हैं? आपका क्या जाता है फौज को मिनते तरले कराने के लिए? सिस्टम डूब रहा है, मुल्क डूब रहा है, मईशत डूब रही है, तो हुकूमत को टेंशन होना चाहिए। आपका क्यों जिगरा फटा जा रहा है? बार बार फौज को ऑप्शंस दे रहे हैं और उनको दे रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी कि आपको क्रिटिसाइज कर सके पॉलिटिकली तौर के ऊपर। क्यों लूज स्टेटमेंट आ रही है? जहन्नुम में जाइए फौज, जहन्नुम में जाइए हुकूमत। 3-4 महीनों के बाद ये खुद ही घुटनों के ऊपर होंगे। इतनी लूज स्टेटमेंट आती है कि मुझे सीरियसली बड़ा गुस्सा आता है कि यार इतनी लूज स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है? यही फौज है, इसको जरूरत है अब पीटीआई की। और पीटीआई ऐसे दिखा रही है कि जैसे इनको फौज की जरूरत है। इस फौज को पीटीआई की जरूरत है, इस सिस्टम को पीटीआई की जरूरत है। और यहाँ पर पीटीआई ऐसे दिखा रही है कि हम लोग बड़े मजबूर हैं। आप उस सिस्टम के ऊपर प्रेशर बना के रखे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टाइट करें, यही लोग चलकर आपके पास आएंगे, जूते उतार के आपके पास आएंगे कि यार हमसे बातचीत कर लो। लेकिन आपको इतनी जल्दी है, इतनी इमेच्योर पॉलिसी है, बेवकूफाना पॉलिसी। सिस्टम को ठीक करना गवर्नमेंट का काम होता है या अपोजिशन का काम होता है? सिस्टम को ठीक करना गवर्नमेंट का काम होता है। अपोजिशन तो प्रोटेस्ट करती है, अपोजिशन तो बिगाड़ पैदा
कर दिए। जो आपको काम करना चाहिए और सिस्टम को ठीक करना गवर्नमेंट का काम है, उनका काम है आपको नेगोशिएशन के ऊपर लाए, नहीं ला रहे ना, तो ये उनका फेल्यूर है। इस तरह की नेगोशिएशन भी आपको नहीं करने आ रही और आपकी पार्टी के अंदर लीडरशिप नहीं है जो आपको इस तरह की एडवाइस वगैरह दे सके और फिर आप चले कि आपने मुल्क चलाना है। बहरहाल ये चीजें होती रहेंगी। अब आते हैं कि रिफॉर्म्स कैसे करने हैं आपने। मैंने पहले भी कहा है कि जुडिशरी के ऊपर आपने इंपीचमेंट की तलवार वगैरह लटकानी पड़ेगी, जिसमें आपको कानून बनाना पड़ेगा कि कोई भी जज अगर सियासी तौर के ऊपर केसेस करना शुरू कर दे और सियासत करना शुरू कर दे जुडिशरी के अंदर से, तो उसको आप इंपीच कर सकते हैं। उसके टर्म्स एंड कंडीशन आप साइन कर लीजिएगा। बहरहाल इंपीचमेंट बहुत जरूरी है जुडिशरी के ऊपर तलवार लटकाने के लिए। ये जो जुडिशरी ने ड्रामा लगाया हुआ है कि हम खुद को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, ये सब कुछ ड्रामा है। इंपीचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आते हैं आपकी आर्मी के ऊपर, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको कैसे ठीक करना है। अब सबको पता है कि ये जो सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ वगैरह लगाती है, ये 111 ब्रिगेड लगाती है और ये 111 ब्रिगेड आती है 10 कोर के अंडर में आती है। सो 10 कोर का कमांडर कौन होता है? जनरल जिया के दौर में भी जनरल फैज चिश्ती था, उसने लगा दी। जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल महमूद था, उसने लगा दी। इसी तरह से जनरल बाजवा ने भी अपनी 10 कोर के कमांडर वगैरह लगाए हुए थे। सो यहाँ पर आपको 10 कोर को सबसे पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि ताकि आपकी जान छूटे इस 10 कोर से हमेशा हमेशा के लिए। 10 कोर का बेसिकली डिफेंस का मकसद ये होता है कि ये आपके नॉर्दर्न एरियाज के डिफेंस वगैरह को देखती है। सो इसको आपने डिवाइड करना है और ये सबसे बड़ी कोर है बाय द वे। इसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्सेज है। इसके अंदर 111 ब्रिगेड भी आती है। इसके अंदर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फोर्सेज वगैरह होती हैं और ये रिजर्व का भी काम करती है। आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि इसका एक हिस्सा आप जेएलएम की तरफ भेज सकते हैं। यहाँ से ये आपके जो इंडिया वाला सेक्टर इसके ऊपर नजर रख सकती है। इसका एक हिस्सा आप पेशावर के अंदर भेज सकते हैं। उसके अलावा जो इसका एक हिस्सा है वो आप यहाँ पर कश्मीर के अंदर भेज सकते हैं और कश्मीर के अंदर एक पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट कोर आप बना सकते हैं। कश्मीर वाला हिस्से को इंडिपेंडेंट कोर की, मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसको इंडिपेंडेंट कोर की जरूरत है। वहां पर ये पाकिस्तान का 10 कोर कमांडर का मतलब है ना डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये इस्लामाबाद के अंदर बैठा रहे और कश्मीर का मामला देखता रहे। वहां पर एक इंडिपेंडेंट कोर कमांडर होना चाहिए। उसके अलावा आता है आपका ये जो इस्लामाबाद की टेरिटरी। अब 10 कोर का कमांडर जो अपॉइंट करना चाहिए ना, वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर खुद ही हैंड पिक करके कोई भी जनरल को 10 कोर का कमांडर बना सकता है और उसके अलावा 10 कोर का कमांडर बनाने के बाद किसी आर्मी चीफ में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उसको हटा सके। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि इस 10 कोर के कमांडर को 4 स्टार जनरल के ऊपर प्रमोट कर दीजिए। पाकिस्तान आर्मी के अंदर 2 4 स्टार जनरल होते हैं, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है और दूसरा जो होता है आपका ये आर्मी चीफ होता है। लेकिन अगर आप 10 कोर के कमांडर को 4 स्टार जनरल कर देंगे और इस 10 कोर को आप रीऑर्गेनाइज करके नेशनल गार्ड्स का दर्जा दे देंगे, तो ये जो 10 कोर का कमांडर होगा ये 4 स्टार जनरल होगा, ये आर्मी चीफ के बराबर का जनरल होगा और इसको भी प्राइम मिनिस्टर खुद ही चूज कर सकता है, जिस तरह से सीजीएस और आर्मी चीफ को चूज करता है। इससे यह होगा कि फौज के अंदर में जो आपका एब्सोल्यूट पावर है आर्मी चीफ का, वो चैलेंज हो जाएगा और आर्मी चीफ का एब्सोल्यूट पावर फौज के अंदर नहीं रहेगा और 10 कोर का कमांडर एक्चुअली में सर्व करेगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। जिससे यह होगा कि ये जो फौज के अंदर से मार्शल लॉ लगाने की धमकी आती है, ये तड़िया वड़िया आती है, ये आपके मतलब है ना सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास 2-2 आर्मी चीफ बैठे होंगे और एक पूरी की पूरी 1 लाख की कोर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होगी। जिसकी वजह से ये होगा, ये जो फौज का रेजिस्टेंस वगैरह आता है, आर्मी चीफ हर रोज अपनी डिमांडें लेकर पहुंच जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास, ये सारा का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपकी आईएसआई के ऊपर। आईएसआई भी एक तरह से एक पूरी की पूरी कोर बन चुकी है, बड़ी अच्छी खासी मैन पावर है इस इंस्टीट्यूशन के पास। मैंने पहले भी कहा है कि आईएसआई को आपने रीऑर्गेनाइज करना है, इसीलिए मैंने पहले एडवाइस किया हुआ है कि इसको ऊपर आप फॉरेन सर्विसेज का बंदा लगा दे ताकि ये आईएसआई खुद को रीस्ट्रक्चर कर सके, रीऑर्गेनाइज कर सके, जिसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस वगैरह बढ़ जाएगी। सो आपको आईएसआई के ऊपर भी फॉरेन सर्विस का बंदा लगाना पड़ेगा। आपको 3 4 स्टार जनरल प्रमोट करने पड़ेंगे। सीजीएस भी आपको अपनी मर्जी का लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो होगा आपका आर्मी चीफ, ये भी आपको अपनी मर्जी का लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो होगा आपका नया 10 कोर का कमांडर, इसको पहले नाम देंगे हम नेशनल गार्ड्स, इसको पाकिस्तान आर्मी से अलग कर देंगे। इसके ऊपर भी एक 4 स्टार जनरल बनाएंगे जो आपका नेशनल गार्ड का कमांडर होगा, जो आपके प्राइम मिनिस्टर को एक्चुअली में सर्व करेगा। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हम नेशनल गार्ड के अंदर सिविलियंस भी भर्ती करना शुरू कर देंगे और सिविलियंस की एक अलग फोर्स बनाना शुरू कर देंगे। और रही बात ये जो आपके रेंजर्स के कमांडर है, यहाँ से फौजियों को निकालना पड़ेगा। रेंजर्स के जितने भी आपके कमांडर है वो आपके आर्मी से आते हैं, इन सबको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इनकी कोई जरूरत नहीं है रेंजर्स के अंदर। यहाँ पर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। पीएसपी पुलिस वालों के लोगों को रेंजर्स का कमांडर वगैरह बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ से भी आर्मी का पावर वगैरह कम हो जाए। अब आते हैं फौजी फाउंडेशन, फौजी फर्टिलाइजेशन और ये जो आपके आर्मी के वेलफेयर के इंस्टीट्यूशन है, इनकी आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। इनको आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ की कमेटी बनानी पड़ेगी और ये 5 लोग मिलकर इन तमाम तर वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को देखेंगे। बाकी आपको कानून मंजूर करना पड़ेगा कि आर्मी का कोई भी जनरल एक्चुअली में बिजनेस ऑन नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकता। ये वो चीजें जो आपने करनी है, ये वो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव पॉलिसीज है जो आपने अप्लाई करनी है अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं कि पाकिस्तान ने तरक्की करें, वरना फिर आप एक तरह के हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाना चाहते हैं। और मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग इमरान खान से सबसे बड़ा डर यही है,
ये इतनी बड़ी आजादी की मुहिम वगैरह हम लोगों ने चलाई है। एट द एंड ऑफ द डे हम अगर एक हाइब्रिड सिस्टम लेने में कामयाब हो गए तो किस लिए हमने मूवमेंट चलाई? हाइब्रिड सिस्टम तो हमको पहले भी मिल रहा है, फिर हाइब्रिड सिस्टम से हमने क्या उखाड़ लेना है? ये 2/3 मेजोरिटी का राग लाप रहे हैं आप लोग। नवाज शरीफ की 2/3 मेजोरिटी थी, जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दी। ये वो चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए कि आप 2/3 मेजोरिटी कह रहे हैं, आप कह रहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना देंगे। प्रेसिडेंट की भी क्या हैसियत होती है? सारी की सारी पावर तो फिर भी आपके आर्मी चीफ के पास होती है। जब तक आपके कमांड के अंदर ट्रूप्स नहीं आ जाते, जब तक ऐसे ट्रूप्स ऐसी फोर्स नहीं बन जाती जो आपके एक्चुअल कमांड में हो, तब तक आपका पावर डिस्प्यूटेड रहेगा, तब तक आपका पावर क्वेश्चन के अंदर रहेगा। जिस दिन आपके अंडर में 1 लाख 1.5 लाख के करीब फौजी कमांड में आ गए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हिलेगी, फिर आर्मी से भी कोई नहीं हिलेगा, फिर आपकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ये वो चीजें जो पीटीआई को बड़ा लॉन्ग टर्म के ऊपर सोचना चाहिए कि इनको इस मुल्क के सिक्योरिटी अपराटस को कैसे डील करना है, इस मुल्क के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, ताकि सिविलियन सेटअप, सिविलियन डेमोक्रेटिक सेटअप यहां पर मजबूत हो सके। बाकी रही बात ये हाइब्रिड डील करने की कोशिश, ये तो आपको वैसे भी मिल रही है हाइब्रिड डील, फिर आपने क्या उखाड़ा? इस तमाम तरह रेजिस्टेंस से आपने क्या हासिल किया? ये जो लोग निकले, ये जो लोगों ने जूते खाए, आप अगर हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर समझौता करना चाहते हैं तो फिर आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। बाकी अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं तो आपको ये चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर एक और बात ऐड करता चलूं कि आपने आर्मी के पिछले 20 साल के बजट की ऑडिट करवानी है। आपको बहुत ज्यादा करप्शन मिलेगी इस पूरे के पूरे बजट के अंदर। आर्मी चीफ का पता चलेगा कि आर्मी चीफ ने कैसे फंड्स को अपनी मर्जी के ऊपर यहाँ वहां फेंका है। और अगर आप जनरल बाजवा के ही फंड्स की ऑडिट करना शुरू कर देंगे तो जनरल बाजवा तो इन्हीं केसों के अंदर फंस जाएगा। ये आपको घड़ी घड़ी के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं ना। जब जनरल बाजवा के फंड्स की ऑडिट करना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि जनरल बाजवा कितना बुरी तरह से फंसता है इन फंड्स के इस्तेमाल के ऊपर। और यहाँ पर कोई लीगल प्रोटेक्शन वगैरह नहीं कि जनरल बाजवा को के फंड्स का अपनी मर्जी के ऊपर इस्तेमाल कर सके। सो जनरल बाजवा फंड्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा अगर आपको कोई लीगल ग्राउंड ढूंढना है जनरल बाजवा को रगड़ा लगाने के लिए। बाकी ये आपकी नीयत के ऊपर है, आपकी पॉलिटिकल विल के ऊपर है कि आप कॉम्प्रोमाइज करके हुकूमत लेना चाहते हैं या आप बड़ी ताकत के जोर के ऊपर हुकूमत लेना चाहते हैं। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं दोबारा से एडवाइस करूंगा कि ताकत के जोर के ऊपर, जमहूरी इलेक्शन के जोर के ऊपर आप हुकूमत लें, ना कि डील के थ्रू। अगर डील के थ्रू लेंगे तो ये फिर से लोग आपके गले में पड़ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।